गर्मियों का महीना था। राहुल और उसके मित्र सैंडी और हिमांशु हॉलीडेज़ के लिए कैरिबियन आइलैंड जाने की सोच रहे थे। राहुल ने सैंडी को कॉल किया। अरे सैंडी, तू रेडी है ना? आज रात की फ़्लाइट है। हाँ हाँ, रेडी हूँ, दूसरी ओर से सैंडी ने जवाब दिया। अरे घर में क्या बताया है? अरे यही कि कुछ असाइनमेंट से इंडिया के जंगलों में जा रहा हूँ और वहाँ फ़ोन नहीं लगेगा। चल ठीक है। और हिमांशु का क्या? अरे वो तो सीधा एयरपोर्ट पे मिलेगा ना। अच्छा चलो ठीक है, डन। अगले दिन तीनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं और फ्लाइट मिडिल ईस्ट और अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए साउथ अमेरिका के लिए रवाना होती है। तीनों मित्र बहुत खुश थे। काफ़ी दिनों से वह इस ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे। आखिरकार फ्लाइट अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर अग्रसर थी। तभी पायलट का एटीसी विभाग से संपर्क टूट गया और विमान कंट्रोल से बाहर जाने लगा। अंदर बैठे यात्रियों में दहशत मच गई। विमान पूरी तरह नेटवर्क के अंडर था। न कोई खराब भौगोलिक स्थिति थी, न ही कोई खराब मौसम। ऐसे हालात में संपर्क टूट जाना काफ़ी आश्चर्यजनक था। विमान अफ्रीकी महाद्वीप के ऊपर उड़ रहा था। पायलट्स ने सभी यात्रियों को शांत रहने के लिए कहा और साथ ही साथ अपने सुरक्षा गार्ड्स लेने का आदेश दिया। हम किसी अनजान जगह पर क्रैश लैंडिंग करने वाले हैं। यात्रियों में हाहाकार मच गया था। राहुल सहित उसके मित्र हिमांशु और सैंडी अपनी हॉलीडे ट्रिप के प्लान पर पछता रहे थे। तभी प्लेन किसी वीरान जगह के एक खेत में क्रैश हुआ। राहुल ने आंखें खोली तो उसे उम्मीद थी कि उसने जितने भी अच्छे कर्म किए थे उस हिसाब से उसे स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होगी। मगर जब उसने अपनी आंखें खोली तो नरक की आग चारों ओर थी। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि वह अभी भी जीवित है और प्लेन में आग लग चुकी है। उसने अपने बगल में बैठे दोस्तों को बेहोश पड़े हुए देखा। उसने तुरंत अपने दोस्तों को वहां से जगाया और बाकी यात्रियों को जांचने पर पता चला कि उन सभी की मृत्यु हो चुकी है। कुछ के शरीर जल चुके थे, कुछ के शरीर की हालत देखने भी लायक नहीं थी। अचंभे की बात यह थी कि इस हादसे में सिर्फ यही 3 दोस्त बचे हुए थे। थोड़ा दूर चलने के बाद उन्हें एक झोपड़ी नुमा घर दिखाई दिया। उन्होंने सोचा वहां जाकर वह कुछ मदद मांगेंगे, लेकिन घायल हिमांशु को यह सब बड़ा अजीब प्रतीत हो रहा था। उसने कराहते हुए कहा, रुको गाइस, यह अजीब नहीं है। इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ और आसपास कोई भीड़ भी नहीं है। राहुल और सैंडी को भी यह बात थोड़ा अजीब लगी। क्या पता इंसानी बस्ती थोड़ा दूर ही हो और आते आते समय लग जाए, सैंडी ने उससे कहा। तीनों घायल अवस्था में किसी तरह उस झोपड़ी नुमा घर पर पहुंच गए और आवाज़ लगाई, कोई है? मगर भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। बाहर का पट खुला हुआ था जो कि थोड़ा अजीब लगा। अंदर जाने पर पता चला कि वह झोपड़ी में कोई नहीं है। खैर, तीनों ने अपनी अपनी प्यास बुझाई। जो कुछ भी ज़रूरत का सामान मिला उसे उठा लिया और मेन रोड की ओर निकल पड़े। किसी तरह इन जंगली इलाकों से होते हुए वह एक रोड तक आ पहुंचे जहां पर उन्हें एक खड़ी हुई कार दिखाई दी। उनके चेहरों में उम्मीद के फूल खिलाए। जैसे ही वह कार के नज़दीक पहुंचे वह बहुत चक्के रह गए। बीच रोड पर खड़ी कार के अंदर कोई नहीं था, मगर कार चालू थी। तीनों उस कार में बैठ वहां से शहर की ओर निकले। हिमांशु के पैर से काफ़ी खून निकल रहा था। उसे जल्द ही अस्पताल ले जाना होगा। मगर जैसे ही उन्होंने शहर के अंदर प्रवेश किया उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुंह खुला रह गया। अचंभे से शरीर ठंडा पड़ गया। उन्होंने देखा कि शहर में किसी भी मानव जाति का कोई नामो निशान नहीं था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कार, मशीन सब ठप पड़े थे, मगर उन्हें चलाने वाला कहीं नहीं दिखाई दिया। क्या हम सभी एक साथ एक ही सपना देख रहे हैं? सैंडी ने फटी हुई आंखों से पूछा, मगर कोई भी जवाब देने की स्थिति में नहीं था। राहुल ने कार शहर के अंदर प्रवेश की तो देखा सारी दुकानें मानव रहित हैं। मॉल, बाजार, चौक, गाड़ियां सभी मानव समय में रुक से गए हैं। दोस्तों, आखिर ये शहर के लोग चले कहाँ गए? पता नहीं यार हिमांशु, लगता है हम सब मर चुके हैं। दोस्तों, यह आफ्टर लाइफ है, सैंडी ने कहा। अरे भाई तू चुप रहना, थोड़ा समझने दे। राहुल ने शहर के बीचों बीच गाड़ी को घुमाते हुए एक हॉस्पिटल के पास रुका।
उस हॉस्पिटल में भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने अपनी अपनी मलहम पट्टी की और सुपरमार्केट से कुछ जरूरी सामान ले वहां से निकले। वह दूसरे शहर पहुंचे, परंतु वहां भी बिल्कुल वही हालात थे। वहां भी एक भी इंसान दिखाई नहीं दिया। राहुल ने अंदेशा जताया, दोस्तों यह अजीब घटना केवल एक दो शहरों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही हुई है, ऐसा मुझे लगता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया के इंसान गायब हो गए और हम ही बच गए? सैंडी ने कहा। मगर हिमांशु को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिंदा है। बोला, दोस्तों मुझे लगता है कि हम सभी इस प्लेन क्रैश में मर चुके हैं और ये हमारे मरने के बाद की ही दुनिया है। सैंडी सच ही कह रहा था। किसी ने उसकी बातों का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने शहर के कई चक्कर लगाए मगर कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। राहुल के दिमाग में एक बात आई, दोस्तों यह घटना हमारे प्लेन में बैठने के बाद ही हुई है, क्योंकि उसके पहले तो सभी कुछ नॉर्मल था। तभी प्लेन का संपर्क टूट गया था। हाँ, सैंडी ने कहा, प्लेन के लोग तो कहीं गायब नहीं हुए, बल्कि यह घटना सिर्फ धरती में ही घटित हुई है। हम भाग्यशाली हैं जो बच गए। पर आखिर सारे इंसान गए कहाँ? हिमांशु ने यह कहा ही था कि तभी उनकी गाड़ी किसी अदृश्य चीज से टकराई और उसके परखच्चे उड़ गए। वह अदृश्य चीज मानो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज से बनी हुई थी, जिसकी सिर्फ बिजली ही देखी जा सकती थी। वह हिमांशु के करीब आ रही थी। सैंडी ने उसे आवाज लगाई, हिमांशु भाग! मगर डर के मारे हिमांशु मानो जम सा गया था। ना जाने सैंडी उसे चिल्ला क्यों रहा है। तभी वह अदृश्य चीज हिमांशु के पास आई और उसे मानो जिंदा ही निकल गई। राहुल और सैंडी यह देखते ही रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह वहां से अपनी जान बचाकर भागे, मगर बदकिस्मती से वह ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाए। एक अजीब सी तरंग वह महसूस कर रहे थे। तभी अचानक वहां एक के बाद एक कई अदृश्य विमान वहां पहुंचे। अब राहुल और सैंडी गिर चुके थे और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने उन्हें भी निकल लिया और धरती से मानव जाति खत्म हो गई। दोस्तों, क्या सच में मानव जाति का खात्मा हो चुका है? वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विमान क्या थे? क्या राहुल, सैंडी और हिमांशु अभी जीवित हैं? उन्हें किसने निगला? देखना ना भूलें पूरी कहानी इसके अगले भाग में। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया।